प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन कक्षा के क्रम में हम आदिकाल से साहित्यिक परिस्थितियां भाग को पढ़ेंगे कि आदिकाल की समय सीमा जो 1050 से संवत 1375 तक रही। इस समय अवधि में आदिकाल का जो समय था वो साहित्यिक रूप से किस तरह का था, अर्थात कौन कौन से साहित्य का विकास की हुआ और कौन कौन से कवि हुए, इसका अध्ययन हम साहित्यिक परिस्थितियों के अंतर्गत करेंगे। आदिकाल की साहित्यिक परिस्थितियों के अंतर्गत हम देखते हैं कि यद्यपि आदिकाल युग युद्ध और कलेश का युग था, फिर भी इस युग में साहित्य का निर्माण सतत रूप से होता रहा। आदिकाल को हिंदू मुस्लिम संस्कृतियों के परस्पर मिलन का युग भी कहा जाता है। भले ही आदिकाल में युद्ध और गृह कलह का वातावरण निरंतर बना रहा, फिर भी इस युग में साहित्य का निर्माण अवश्य हुआ है। आदिकाल में साहित्य निर्माण की 3 धाराओं का विकास हुआ। पहले पॉइंट में हम देख भी रहे हैं, संस्कृत साहित्य, अपभ्रंश साहित्य और हिंदी साहित्य, यानी संस्कृत, अपभ्रंश में और हिंदी साहित्य 3 धाराओं का विकास हुआ। तो संस्कृत में ज्योतिष एवं समृद्ध ग्रंथों पर टीकाएं लिखी गई और संस्कृत में आनंदवर्धन, अभिनवगुप्त, कुंतक, क्षेमेंद्र, मम्मट, राजशेखर, विश्वभूति इस काल के महान साहित्यकार हुए। अर्थात इन साहित्यकारों ने संस्कृत भाषा में साहित्य को विकसित किया। मुसलमानों के आक्रमण से पहले संस्कृत ही राजदरबार की भाषा होती थी और राजा भोज का तो संस्कृत प्रेम विख्यात है। अतः ऐसे दरबारी कवियों ने संस्कृत भाषा को ही साहित्य भाषा के रूप में स्वीकार किया। जब यह भाषा जन सामान्य से विमुख होती जा रही थी, तब अनेकों संस्कृत साहित्यकार आनंदवर्धन, अभिनवगुप्त, कुंतक, क्षेमेंद्र आदि ने संस्कृत साहित्य के विकास में योगदान दिया। कलहण ने राजतरंगिणी लिखकर संस्कृत साहित्य को एक नई दिशा प्रदान की। पॉइंट नंबर 2 में हम देखते हैं अपभ्रंश भाषा में सिद्ध व नाथ साहित्य का प्रतिपादन। अपभ्रंश भाषा में हम प्राकृतिक व अपभ्रंश भाषा में भी प्रभुत्व रूप से संस्कृत साहित्य का निर्माण हुआ। जैन कवियों ने संस्कृत के पुराणों को नवीन रूपों में प्रस्तुत करने का प्रयास किया। इसी प्रकार सिद्धों ने अपभ्रंश और हिंदी में अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। नाथों ने अपने साहित्य में संयम और सदाचार के महत्व पर प्रकाश डाला और इसी संबंध में 11वीं शताब्दी का उत्तरार्ध विशेष रूप से उल्लेखनीय है, क्योंकि जैन साहित्य मुख्यतः परिनिष्ठित अपभ्रंश में लिखा गया। गुजरात में धार्मिक और राजकीय दोनों ही स्तरों पर अपभ्रंश साहित्य की रचना को प्रोत्साहन मिला। उदाहरण के लिए राजा कर्ण के दरबार में अपभ्रंश कवियों को विशेष स्थान प्राप्त था। उन्हीं के शासनकाल में अपभ्रंश भाषा में प्राकृतिक पेंगलम नामक ग्रंथ की रचना हुई। और इसके अलावा हम देखते हैं कि सिद्धों, नाथों आदि ने देशी भाषा को अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया। उन्होंने डिंगल, पिंगल, मैथिली आदि तत्कालीन युग की देशी भाषाएं थी और इस भाषा में उन्होंने अपने साहित्य की रचना की। इसके अलावा अमरूक कवि द्वारा रचित अमरूक शतक और हाल कवि की आर्य सप्तशती अपभ्रंश भाषा की श्रेष्ठ कीर्ति है। इसी काल में सिद्धों ने अपभ्रंश भाषा के साथ लोक भाषा के साहित्य का निर्माण भी किया। फिर हम पॉइंट नंबर 3 में देखते हैं प्राकृतिक भाषा में जैन साहित्य का विकास। इस काल में प्राकृतिक भाषा में जैन कवियों ने प्रभुत्व साहित्य का निर्माण किया और उनका जितना भी साहित्य है वो प्राकृतिक भाषा में देखने को मिलता है। अर्थात जैन कवियों ने अपनी उल्लेखनीय रचनाओं का विकास प्राकृतिक भाषा में किया। और पॉइंट नंबर 4 में हम देखते हैं विद्यापति का लौकिक श्रृंगार प्रधान काव्य। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जहाँ संस्कृत कवियों ने और शासकों ने देशी भाषा की काव्य रचनाओं व कवियों के प्रति उपेक्षा दर्शाई, ऐसी विषम परिस्थितियों में दूसरी ओर विद्यापति द्वारा लौकिक
श्रृंगार प्रधान काव्य कृष्ण काव्य की रचना की गई, अर्थात इस काल में विद्यापति का श्रृंगार काव्य भी अत्यधिक प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ। फिर पॉइंट नंबर 5 में हम देखते हैं ढिंगल और पिंगल भाषा में चारण भाट कवियों द्वारा लिखित रासो काव्य। अर्थ है, जहाँ इस काल में एक और सिद्धनाथों ने देशी भाषा में साहित्य को अभिव्यक्ति की, वहीं दूसरी ओर रासो जो काव्य था वो डिंगल और पिंगल भाषा में लिखा गया। बीसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो जो रचनाएं हैं वो वीर काव्य के अनुपम उदाहरण हैं। अर्थात रासो जो चारण व भाट कवियों ने रासो काव्य रचनाएं इसी काल में लिखी और संपूर्ण रासो काव्य स्वामी ने सुखाए की दृष्टि से लिखा गया। फिर आगे चलकर हम देखते हैं कि अमीर खुसरो के काव्य में हिंदी की खड़ी बोली व फारसी भाषा का मणिकांचन संयोग देखने को मिलता है। अर्थात विभिन्न तरह के कवियों ने विभिन्न प्रकार से काव्य रचना की। अमीर खुसरो द्वारा रचित काव्य भी इसी काल का है। उन्होंने जितने भी पहेलियाँ, मुकरियाँ, छंद, अंतरलिपिका आदि जो भी ग्रंथ लिखे, उन पर खड़ी बोली और फारसी भाषा का संयोग देखने को मिलता है। और इस काल की प्रमुख जो महान विभूति थी वो संस्कृत आचार्य कवि थे, जिनमें कि प्रमुख रूप से हम संस्कृत आचार्यों का नाम लेते हैं, जैसे कि आनंदवर्धन, कुंतक, क्षेमेंद्र अर्थात भवभूति, श्रीहर्ष, जयदेव, विश्वनाथ, मम्मट, राजशेखर। ये संस्कृत के महान आचार्य कवि थे, जिन्होंने संस्कृत साहित्य को एक नई दिशा प्रदान की थी। इसके अलावा इस काल में संस्कृत भाषा में ही ज्योतिष, दर्शन और स्मृति ग्रंथों पर टीकाएं लिखी गई। अर्थात संस्कृत नाटक, कविता आदि के क्षेत्र में पांडित्य प्रदर्शन और अलंकार चमत्कार पर बल दिया जाने लगा था। लेकिन फिर भी 12वीं शताब्दी में लिखित नैषध चरित जो काव्य है, इस तथ्य को प्रमाणित करता है कि संस्कृत यहाँ का प्रमुख साहित्य बनकर रह गया था। अतः निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि इस काल में सिद्धों ने अपभ्रंश भाषा के साथ लोक भाषा हिंदी की रचनाएं भी लिखी। जैनियों ने प्राकृतिक भाषा में साहित्य रचना की। अमीर खुसरो ने खड़ी बोली में काव्य रचना की। विद्यापति जी ने लौकिक श्रृंगार प्रधान और प्रशस्ति मूलक रचनाएं लिखी। कहने का अभिप्राय यह है कि इस काल में भले ही मुसलमानों के शासन में अरबी फारसी भाषा राजकाज की भाषा थी, परंतु वहीं दूसरी ओर संस्कृत प्रेमी कवियों व शासकों ने देशी भाषा की काव्य रचनाओं व काव्य के प्रति भले ही उपेक्षा दर्शाई हो, लेकिन ऐसी विषम परिस्थितियों में जनसाधारण के कवियों द्वारा रचित देशी भाषाओं का रचनाएं स्वाभाविकतः नष्ट भी हुई, लेकिन फिर भी ऐसी रचनाओं का विकास हुआ। तत्कालीन युग में अधिकांश कवियों को दरबारों में संरक्षण प्राप्त था। वे या तो राजा की इच्छा अनुसार धर्म उपदेश आदि पर काव्य रचना करते थे, या फिर उनकी भोग विलास की प्रवृत्ति को संतुष्ट करने वाली दरबारी कविता की रचना करते थे। यही कारण है कि इस काल के साहित्य में धर्म उपदेश के साथ साथ वीर एवं श्रृंगार रस का भी वर्णन देखने को मिलता है। अतः निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि आदिकाल में प्रचुर मात्रा में साहित्य सामग्री का निर्माण तो हुआ, परंतु अनेक कारणों से वह लुप्त और नष्ट भी हो गया। जैसे कि नाथ और सिद्ध संप्रदाय की अधिकांश साहित्यिक सामग्री अशिक्षित साधुओं की मूर्खता के कारण नष्ट हो गई और अनेक दरबारी कवियों की रचनाएं उनके आश्रयदाताओं के पतन के साथ ही विलुप्त हो गई। आज केवल वे ही रचनाएं हमें आदिकालीन साहित्य में प्राप्त होती हैं जो कि जनसाधारण में अत्यधिक लोकप्रिय थी। बाकी रचनाएं कहाँ लुप्त हो गई वह हमें देखने को नहीं मिलती हैं। भले ही साहित्य निर्माण प्रचुर मात्रा में हुआ था, कुछ रचनाएं जो प्रसिद्ध रूप से थी जो देखने को मिलती हैं उनमें नाम आता है विद्यापति कृत पदावली का, जगनीकृत आह्लाखंड का आदि रचनाएं अभी भी साक्ष्य रूप में हमारे सामने हैं और वो रचनाएं आज भी जनसाधारण में प्रचलित है। तो प्रिय छात्राओं, आज हमने
आदिकाल के साहित्यिक परिस्थितियों को जाना व समझा। आप सभी भी इस प्रश्न को सुनकर अच्छे से परिस्थितियों को समझ पाएंगे। तो धन्यवाद। आपकी हिंदी प्राध्यापिका डॉक्टर सुषमा गर्ग, हिंदू कन्या महाविद्यालय जींद, हरियाणा।